हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज हम दमदार NIOS स्पेशल क्लास 10th का अध्याय 5 परमाणु संरचना का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। इतना बेहतरीन चैप्टर है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि कुछ स्टोरी टाइप का पढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे करंट अफेयर टाइप का हो रहा है। यहाँ पर वो मोदी जी यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें लगेगी आपको, एकदम लेटेस्ट चीज़ें आपको लगेगी। तो आइए अध्याय 5 परमाणु संरचना दमदार जोशीले अंदाज में स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कुछ ज़्यादा आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो जानकारी के आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दिल खोल कर कमेंट करें, जो हमारा इनाम है। और हमने ये डिसीजन लिया है, अभी देखिए रात के 11 से ऊपर बज रहे हैं और हम आपके लिए केवल NIOS के लिए अक्टूबर में पेपर है तो उनके लिए, उन बच्चे सारे आप लोगों के लिए रात को जग जग कर सुबह में उठकर इस तरह के 6 घंटे की नींद भी नहीं ले पा रहे। कहाँ तो 8-9 घंटे की नींद में लिया करता था, लेकिन इन दिनों मैं मुश्किल से 5 घंटे, 5.5 घंटे, 4.5 घंटे इस तरह का नींद ले रहा हूँ। क्यों? केवल आपके लिए। तो जब मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट मिल भी रहा है। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हिंदी मीडियम का मैं भी ये वीडियो बनाया मैंने, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा NIOS का। तो अभी हम हिंदी मीडियम पे चल रहे हैं, पूरा सिलेबस पूरा कवर करेंगे, फिर हम एक बार फटाफट इंग्लिश मीडियम का भी करेंगे। सो अध्याय 5 परमाणु संरचना पढ़ने से पहले हम इन वर्ड को ध्यान देते हैं, इन शब्दों का ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमाणु। परमाणु का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। क्या आपने अब तक परमाणु का मतलब समझा? क्या आपको परमाणु समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैं हमेशा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये है द्रव्य। द्रव्य क्या है? जो जगह घेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य किन से मिलकर बना होता है? द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। भाई दुनिया तो ये जानती थी कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। बाद में कुछ और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो सूक्ष्म कण हैं वो और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे अणु कहते हैं। हेलो, अटेंशन हियर। सूक्ष्म कण भी काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे क्या कहा गया? अणु कहा गया। तो अणु क्लियर हो गया, अणु छोटा कण होता है। उसके बाद अब दुनिया को लगा कि अणु से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा क्या होगा? अरे ये द्रव्य था, फिर सूक्ष्म कण हो गया जो ऑलरेडी इतना छोटा है, इससे छोटा, और आपने अणु कर दिया, तो अब इससे छोटा क्या होगा? लेकिन हमारे एक डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने सबसे पहले ये बताया परमाणु के बारे में और कहा कि एक अणु भी कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। एटोमियो जिसको बोलते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और डाल्टन ने तो यहां तक कह दिया था कि देखो ये द्रव्य है, ये सूक्ष्म कण है, ये अणु है, ये परमाणु है, यानी परमाणु के मिलने से अणु बना है, अणुओं के मिलने से सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कणों के मिलने से द्रव्य बना है। अब एकदम फाइनल है, मोहर लगा दिया डाल्टन ने और कहा दुनिया वालों ध्यान से सुनो, ये जो आपका परमाणु है अब आगे नहीं बटेगा, ये यहीं तक होगा, यानी दिस इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये सबसे आखिरी कण है द्रव्य का। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही परमाणु के बारे में। यहां तक उन्होंने बोला कि परमाणु को आगे नहीं बांटा जा सकता है। साथ में ये भी बोला कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होंगे। हेलो, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होंगे। जबकि जब ये बात आई आपका किसका अलग अलग, ये आइसोबार की बात आई, यानी समभारिक की बात आई, तो समभारिक में आपने देखा आर्गन 18 नंबर पे आता है और आपका जो कैल्शियम है वो 20 नंबर पे आता है। फिर भी क्या है? आर्गन, इनके जो द्रव्यमान हैं वो दोनों ही 40-40 ग्राम होते हैं। इन्होंने कहा था कि एक तत्व के जो परमाणु होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन जब आ गया आपका आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक आ जाने से, समस्थानिक में जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 होता है,
एक हाइड्रोजन होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्यूट्रियम होता है। तो इसी में क्या होता है, तत्व एक ही है लेकिन क्या अलग है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एक मास 35 होता है, एक मास 37 होता है। अब आप मुझे बताइए, क्लोरीन एक ही तत्व है, उसके दो परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 35 है, एक परमाणु का द्रव्यमान 37 है। जबकि डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के परमाणु एक जैसे गुणधर्म के होंगे, बट डिफरेंट हो गया ना। तो उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स कहे थे, जिनका मुख्य पोस्टुलेट ये था कि परमाणु को अब आगे नहीं बांटा जा सकता है, फाइनल कहता हूं। लेकिन आपको पता है, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, बड़े खुराफाती दिमाग के होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अभी यूट्यूब पर कोई चीज़ अगर ट्रेंड होती है ना, कोई भी चीज़ ट्रेंड होती है, कॉमेडी का शो या कॉमेडी एपिसोड या किसी भी चीज़ का, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको और बेटर करने की कोशिश करने पर लग जाते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट उस समय होड़ लगे, पूरी दुनिया में कंपटीशन का माहौल बन गया। हर कोई इच्छा जागृत करने लगा कि परमाणु के बारे में हर कोई डिस्कवर करने लगा, हर कोई परमाणु के बारे में सोचने लगा। क्योंकि जब तक परमाणु के बारे में नहीं बताया गया था तब तक बड़े आराम से रिसर्च चल रहा था, लेकिन परमाणु के आ जाने की वजह से ये बौखलाहट और ज़्यादा तेज हो गई कि हाउ इज इट पॉसिबल कि परमाणु को आगे नहीं बांटा जा सकता है। और फाइनली डाल्टन के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को 3 साइंटिस्टों ने इसको गलत साबित कर दिया। और गलत साबित इस तरीके से किया, उन्होंने कहा कि जी देखो, जो परमाणु होता है, ये परमाणु भी 3 और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कणों से मिलके बना होता है। आपने ये कैसे मान लिया परमाणु जो है वो बैचलर है, ब्रह्मचारी, शादीशुदा नहीं करेगा? परमाणु के 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 बेटा है, 1 बेटी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेटा, न्यूट्रॉन इसकी बेटी है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत गुस्सा नेचर का होता है। प्रोटॉन बहुत शांत नेचर का होता है। न्यूट्रॉन पर ना प्लस है ना माइनस है। तो इस तरीके से ये प्रूव कर दिया कि परमाणु को भी बांटा जा सकता है, परमाणु अविभाजित नहीं है। और यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ईट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर टॉमसन, इंग्लिश में थॉमसन कहते हैं, हिंदी में टॉमसन कहते हैं। यानी टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। पर मतलब प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया। नाच, नाच में आप देखेंगे च से चैडविक और न से न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया। तो ये 3 साइंटिस्ट, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये केवल 3 साइंटिस्टों का खेल नहीं था। हो सकता है इससे पहले या इनके साथ वाले कुछ साइंटिस्ट हों जिनका बहुत बड़ा रिसर्च हो, लेकिन वो दुनिया के सामने खुलकर नहीं आ पाए हों, और उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए इन लोगों ने कुछ नया नाम दे दिया हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूं, तो गोल्डस्टीन ने बहुत ऑब्जर्वेशन किया था प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव धन आवेश होता है, और धन आवेश के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने। लेकिन बाद में जाकर उन्हीं चीज़ों को आगे रदरफोर्ड ने बढ़ाया। रदरफोर्ड का एक टेक्नीशियन था, उसका नाम एक कुछ ऐसी गीजर टाइप का था, और एक उनका स्टूडेंट था जिनका कुछ उनका नाम था मर्सिडीज, कुछ नाम इस तरह से था। तो उन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं बताऊंगा, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने देखा कि उनका टेक्नीशियन और उनके स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक सोने की पत्ती पर लेके किया है। उसको ध्यान से समझा, उन्होंने एक मॉडल तैयार कर दिया। मॉडल, तो इस तरीके से एक होड़ लग गई थी उस जमाने में। और ये बात कब की है देख रहे हो? 1805 है। तो 1805, 1806, 1807 ये उस दौरान का है। लेकिन आज देखो 2021 चल रहा है, यानी ओवरऑल आप देखोगे लगभग 200 साल पहले की कहानी है ये। 200, 150, 200 साल पहले की कहानी है। जो पूरी कहानी आप पढ़ रहे हो ये बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, ये लेटेस्ट ही हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, बात ये था कि हमारे सामने 2-3 चीज़ें जाननी थी। पहली बात तो आप सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और किस तरीके से की गई, ये हम सबसे पहले सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की और किस तरीके से की गई। फिर न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद ये समझेंगे कि जब पहली बार जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ रहा था बीच में, बट जब ये डिसीजन नहीं हो रहा था कि आखिर परमाणु दिखता कैसा है। अरे ये भी तो नहीं पता था लोगों को कि परमाणु किस चिड़िया का नाम है, लेकिन बाद में पता चला ना कि परमाणु जो है वो अणु, परमाणु से ही अणु मिलकर बने होते हैं, अणु से छोटा परमाणु होता है। तो ये तो डाल्टन ने बता दिया, पर डाल्टन ने इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया था। डाल्टन ने केवल इतना जानकारी दिया था कि ये जो अणु है ये परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके आगे कुछ बताया ही नहीं था उन्होंने कि परमाणु दिखता कैसा है, गोल दिखता है, अंडाकार दिखता है, लंबा चौड़ा कैसा दिखता है, ये बताया ही नहीं था।
तो उस समय के वैज्ञानिकों में बड़ी ही एक क्यूरियोसिटी के बोलते हैं ना, एक दिलचस्पी वाली डिस्कवरी वाली बात आ गई कि यार परमाणु कैसा दिखता होगा। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। किसी ने कहा, थॉमसन ने कहा, ये तरबूज आप लेते हो ना, तरबूज, वो तरबूज खाते हो तो उसमें जो लाल रंग का फल फ्रूट होता है, हिस्सा होता है, वो धन आवेश है, और जो बीज होता है वो ऋण आवेश है। किसी ने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं कि इस तरह से मूव करते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, और अपने अपने मत देने के बाद फाइनली नील्स बोर आए, जिन्होंने अपने पहले के वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को सुधारते हुए एक नया सिद्धांत दिया, एक नया कंसेप्ट दिया, जो मैं आज इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से परमाणु दिखता कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं और कहाँ पर अरेंज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, प्रोटॉन कहाँ पर रहेगा, न्यूट्रॉन कहाँ पर रहेगा, ये तमाम जानकारी जो है हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कहता है बात कब की है, बात 1885 की है। कब की बात है, 1885 की है। ये देखो मोबाइल में ही मैंने जो है PDF डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मैं डिसिप्लिन तरीके से आपके सिलेबस को पूरा करवा सकूं। तो कहता 1885 में विलियम क्रूक्स ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग में उन्होंने सबसे पहले बताया कैथोड किरण के बारे में। तो क्या होता है कैथोड किरण, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप थे इलेक्ट्रॉन के बारे में खोजा गया था, तो आइए फटाफट इसको समझते हैं कि किस तरीके से कैसा प्रयोग किया गया कैथोड किरण को लेकर। देखिए, एक कांच का ट्यूब लिया गया, जैसा कि आप दिख रहा है, एक कांच का ट्यूब लिया गया जिसका नाम दिया गया आंशिक निष्कासित कांच ट्यूब। और इसमें दो चीजें हैं, अंदर की हवा को निकाल दिया गया। अब जब अंदर की हवा को निकाल दिया गया, तो या तो आप इसको बिना हवा के रखिए, या आप अपनी मर्जी से इसके अंदर हवा डाल सकते हैं। दोनों ही चीजें आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूब बन गया यहाँ पर, और मान के चलिए यहाँ पर अगर हवा निकालने का हो, यहाँ से अगर हवा निकालने का हो, तो ये हवा भी निकाल सकते हैं, आप वायु निकाल सकते हैं। इधर वाला कैथोड हो गया, ये वाला एनोड हो गया। तो जब ऐसा किया गया कि इधर माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, और यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया उच्च वोल्टेज का। उच्च वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा, 10,000 वोल्ट के आसपास का लिया इन्होंने। जब इस तरह से इन्होंने किया, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता नहीं था ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी यहाँ पे, तो अब हुआ ये कि यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर एक दिखाई दिया, एक किरण दिखाई दिया। इससे पता चला कि यहाँ कैथोड से एनोड की ओर एक किरण जा रही है, और उसी किरण का नाम रखा कैथोड किरणें, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। ये चीजें समझ में आपको आ गई। आइए इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। आप ध्यान दीजिएगा, कैथोड किरणें कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। पॉइंट नंबर 2, कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान है और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड किरणें जा रही है उसके अंदर कण हैं, उसी का बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो जो कण है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और साथ में गतिज ऊर्जा भी है। गति में आने की वजह से एक ऊर्जा पैदा होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जब आप बैठे रहते हैं तो आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे ही आप दौड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आप चलना शुरू कर देते हैं, तो हाफ mv², अभी मैं भौतिकी में फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, वो गतिज ऊर्जा आ जाता है। तो कैथोड किरणें के जो घटक है, यानी जो कण है, वो द्रव्यमान है, उसके पास द्रव्यमान है, और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कैसे पता चला, तो एक और अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा इसमें आपको, ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना बने। यहाँ पर छोटे छोटे पैडल लगा दिया गया, पहिया टाइप का जो होता है, बहुत छोटे छोटे। तो ऐसा देखा गया था कि जब ये कैथोड किरणें जा रही थी तो उसको वो पैडल को घुमा रही थी। तो पैडल घुमाने का मतलब द्रव्यमान भी है, साथ में गतिज ऊर्जा भी है। बट कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान नगण्य है, बहुत ही कम द्रव्यमान है, मगर वह तेज गति से चलते हैं। द्रव्यमान कम है लेकिन वो तेज गति से चलते हैं। चौथी चीज, कैथोड किरणों के घटक ऋणावेशित हैं। क्यों ऋणावेशित हैं? क्योंकि एक कैथोड से निकल रहे हैं, और कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव है। और इससे एक और प्रूव हुआ क्यों ऋणावेशित है। कैसे ये साबित हुआ
तो और बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि जब यहाँ एक प्लेट लगाया गया इस तरीके से और यहाँ से जो कैथोड किरण जा रहा था, देखिए अगर ये पॉजिटिव होता तो किधर की ओर जाता। अगर मैं पॉइंट सी कर दूं, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सी कर दूं और ये दो प्लेट ले लिया, ये प्लस वाला प्लेट ले लिया, नीचे माइनस वाला प्लेट ले लिया, तो अगर यह पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जब हमने विद्युतीय क्षेत्र दिया तो धन आवेशित की ओर अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब है धन का विपरीत होता है ऋण, इस पर ऋण आवेशित चार्ज है। पांचवी चीज, उत्पन्न हुई कैथोड किरणों की प्रकृति कैथोड किरण ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड व एनोड बनाने के प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी ऐसा देखा गया, ये जो आप कैथोड लिया है इस धातु को बदल दिया गया, धातु को बदल दिया गया, अंदर का जो गैस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, गैस को भी बदल दिया गया, तब भी ये देखा गया कि इसका जो E/m का रेशियो है, E/m बोलते हैं इसको, ऊपर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, नीचे उसका द्रव्यमान होता है। अभी आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जो E/m का रेशियो था सब में, E/m का जो अनुपात था सब में बराबर आया, ये अनुपात सब में बराबर आया। इससे ये पता चला कि दुनिया में जितने भी परमाणु हैं, हर परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित पार्टिकल भी होते हैं और उसी का नाम बाद में जाकर इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, कि उन्हीं पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। यानी इलेक्ट्रॉन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, कैथोड से होती है। कहाँ वो जाती है, एनोड की ओर जाती है। ऑब्वियसली माइनस से निकलकर प्लस की ओर जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। किस वे में क्लियर किया, तो इस वे में हमने आपको क्लियर किया कि देखिए जी ध्यान से, ये कैथोड किरणें हैं और कैथोड किरणों को ही हम उसके अंदर वाले कण को इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने क्लियर कर दिया आपको। जब विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा, बाह्य एक शब्द है यहाँ पर, आप देखोगे कहाँ गया, बाहरी विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तब ये सीधा जाएगा, पॉइंट बी पे जाएगा। लेकिन जब कोई विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऋणावेशित है वो पॉजिटिव की ओर चला जाएगा। और कैसे कहा गया कि सब में इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब प्लेट, जो धातु का प्लेट है उसको बदल दिया गया, अंदर का गैस को बदल दिया गया, तब भी E/m का अनुपात वही आया जो सब में आता था। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आया। अब हम प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे एनोड किरण के बारे में। इससे मिलता जुलता तो है बट उसमें कुछ चीजें चेंज है। तो अब देखिए एनोड किरण के बारे में हम जानते हैं कि एनोड किरण होता क्या है, और इसे आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड किरण में तो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए एक पिक्चर समझते हैं। यहाँ बिल्कुल भी वैसे ही कांच की एक ट्यूब लिया गया है, ठीक है, जिसको हम विसर्जन ट्यूब कहते हैं। और इस बार जो है एनोड को इस तरफ लिया गया है और कैथोड को इस तरफ लिया गया है, लेकिन कैथोड में एक बदलाव किया गया है। इस बार जो कैथोड लिया है वो छिद्रित है। छिद्रित मतलब एक प्लेट लिया और प्लेट में छेद कर दिया इस तरह से, तो छिद्रित कर दिया और इसके इस तरफ में एक पदार्थ दे दिया, जैसे कि आप समझ लो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड या इस तरह का कोई दे दिया। वो कौन सा पदार्थ होता है, वो एक दीप्तिमान पदार्थ होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। यानी उस पर जब कोई कण या पार्टिकल टकराता है तो वो चमकने लग जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ट्यूब में तो नहीं दिखाई देगा हमें, लेकिन यहाँ चमक का मतलब ये होगा कि यार चमक रहा है, मतलब पीछे से कोई तो पार्टिकल आकर टक्कर मारा इसलिए चमक रहा है। उसके बाद क्या करना है, उच्च वोल्टेज लेना है और अंदर कोई गैस आप भर सकते हो, कोई भी गैस भर सकते हो, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से गैस भरने पर कौन सा होगा। और कम दाब पर गैस करते हैं। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन क्या है कि अभी प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड का श्रेय जाता है, रदरफोर्ड के बारे में कहा जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड में एक्चुअली में परमाणु के प्रोटॉन का बारे में चीज़ों को क्लियर किया था। हालांकि अभी आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी आपको ये समझना है इस एनोड किरण के बारे में। ये सेटअप पूरा समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही उच्च वोल्टेज से कनेक्ट करवाया जाता है तो यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर एक किरण निकलती है, जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन पता ये चलता है कि अगर यहाँ पर जो मटेरियल, जो पदार्थ हमने दिया था चमकने वाला, वो अगर चमक रहा है, इसका मतलब कोई तो पार्टिकल आ रहा है जो इसको टक्कर मार रहा है, और इसी को इन्होंने एनोड किरण के नाम से दिया। सेकेंड थिंग, ये इसको कैनाल किरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैनाल यानी छेद से निकलकर जाता है। तो ऑब्वियसली जब एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो प्लस वाला ही जाएगा। इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए इसके अंदर क्या है
कि गैस भरा गया है तो गैस के भी कुछ पार्टिकल होंगे। जैसे मान लीजिए गैस के पार्टिकल है, ये 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 गैस के पार्टिकल, ये गैस के पार्टिकल है, राइट। अब समझिएगा, इधर क्या है, कैथोड है, तो जिस तरह से उसमें कैथोड किरण निकला था, कैथोड से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इस बार भी इधर से निकलेगा, इस बार भी इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मान के चलिए इधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको टक्कर मारा, फुचुक से टक्कर मारा, जैसे इसको टक्कर मारा, इसके अंदर का क्या हो गया, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, तो इसके पास क्या बच गया, प्लस बच गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इसने इसको टक्कर मारा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसके पास प्लस बच गया। इसने इसको और टक्कर मारा इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस बच गया। इस तरीके से आप देखेंगे हर किसी का प्लस रह गया, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर होता है, तो प्लस रह गया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, टक्कर होता गया, निकालते चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये गैस का आयन है, यानी ये गैस के कण है, गैस के कण है। मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, आप अपने नेगेटिव को मुझे कोई नेगेटिव जबरदस्ती निकाल दे, टक्कर मार के निकाल दे या मेरे यहाँ से गिर जाए, तो मेरे पास तो पॉजिटिव ही बचेगा ना, धन ही तो बचेगा। तो वही ये धन बचा, सारे नेगेटिव को साइड कर दिया, धन बचा, धन बचा, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो फ्लो हो गया। किसका फ्लो हो गया, प्लस वाले का फ्लो हो गया। दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो पदार्थ हमने दिया था वो लाल चमक दे दिया, और इससे पता चला कि राइट वे में ये एनोड किरण है। लेकिन आप सोच रहे होंगे अच्छा इन्हीं एनोड किरणों को हम प्रोटॉन बोलेंगे, तो सावधान, अभी पूरी प्रॉपर्टी आप समझिए पहले, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इसको प्रोटॉन कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस केस में बोलेंगे। गुणधर्म की बात करते हैं, एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे कैथोड किरणें करती थी, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, राइट। सेकंड चीज, एनोड किरणों के घटक में द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है भाई। ये गैस के आयन है, आप समझो, ये गैस के परमाणु थे कहीं ना कहीं, ये क्या थे, ये थे गैस के परमाणु, गैस के कण थे, गैस के परमाणु थे। अब मान लो हाइड्रोजन में लेता, हीलियम लेता, कोई भी लेता मैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते तो क्या बचता, वही प्लस वाला बचता। तो ये गैस के परमाणु हैं, तो ऑब्वियसली इनका द्रव्यमान होगा, और चूंकि ये गैस के परमाणु हैं इसीलिए इनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻⁻27 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान लिखते हैं तो 10⁻31 होता है, यानी उसका द्रव्यमान कम होता है, इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। और गतिज ऊर्जा तो ऑब्वियसली रहेगा। एनोड किरणों के कण धनावेशित हैं, यानी प्लस चार्ज रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक भारी होते हैं। तो मैंने अभी भी क्लियर कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसे अब ध्यान समझिएगा इस लाइन को। फोर्थ पॉइंट अगर ये समझ में आपको आ गया तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कहता है एनोड किरणों के घटक कणों की प्रकृति और विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। आई अगेन रिपीट, कैथोड किरण के अंदर मटेरियल हम बदल रहे थे, कैथोड किरण में हम ट्यूब के अंदर मटेरियल बदल रहे थे, मेटल को धातु के बदल रहे थे, अंदर के गैस को बदल रहे थे, तब भी E/M का रेशियो सबका सेम आ रहा था। इसलिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबके जैसा एक जैसा होगा। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे ही गैस को बदल दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे ही गैस को, जैसे समझिए अगर मैं हीलियम गैस लूंगा, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, किस केस में चेंज हो जाती है। जैसे मैं हीलियम गैस लेता हूं, ये हीलियम लेता हूं, ये हीलियम लिया, ये हीलियम लिया, इस तरह से लिया, और इधर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारता है, इसको इलेक्ट्रॉन टक्कर मारता है, तो हीलियम की जो परमाणु संख्या है वो 2 होती है। तो 2 परमाणु संख्या, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 होता है। तो अगर हीलियम के केस में अगर मैं बात करूं, हीलियम के बारे में यहां मैं लिखूं कि हीलियम क्या है जी, तो हीलियम की जो परमाणु संख्या है, हीलियम की परमाणु संख्या है वो 2, और जो परमाणु भार है, परमाणु भार है वो कितना है, 4 है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि हीलियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन हीलियम के अंदर कितने होंगे, तो 4 - 2, यानी इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होंगे। यानी अगर हीलियम की बात कर रहा हूं तो इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इतनी चीजें हैं हीलियम के अंदर। अब यहां जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा यहां पे, तो इसके अंदर का ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, बच कौन जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा और न्यूट्रॉन बच जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं।
प्रोटॉन बच जाएगा और न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट गैसियस होंगे, उनके आयंस, क्योंकि उनका द्रव्यमान बदलता रहता है, एक जैसा तो होता नहीं है। इसीलिए जो एनोड किरण है वो प्रकृति विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। अच्छा, इसका जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन क्या होगा? गैस आयन है ये। कहां से ये निकला है? क्या है ये सब? गैस आयन है ये। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में जब यहां से He के पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं He निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, He2+ बन जाएगा ये, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, He2+ बन गया। अब He2+ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली में क्या है? गैस का आयन है ये। अब ओरिजिन गैस आयन है, कब कहेंगे ये प्रोटॉन है? किस केस में कहेंगे प्रोटॉन है? तो भाई मेरे एक ही केस में कहेंगे ये प्रोटॉन है, जब हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस होगा, H H H H। जब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा तो इसका जो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा? केवल प्लस बचेगा, यानी केवल प्रोटॉन बचेगा। क्या बचेगा इसके पास? केवल प्रोटॉन बचेगा। इसके पास भी केवल प्रोटॉन बचेगा, इसके पास भी केवल प्रोटॉन बचेगा, इसके पास भी केवल प्रोटॉन बचेगा। दुनिया में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा गैस है जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है, इसीलिए जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पास बचता है केवल प्रोटॉन। इसीलिए केवल और केवल हाइड्रोजन गैस जब ट्यूब के अंदर होगा तभी इन एनोड किरणों को प्रोटॉन हम कहेंगे। क्योंकि अगर आप क्लोरीन गैस ले लो, ब्रोमीन गैस ले लो, हीलियम गैस ले लो, न्यूट्रॉन तो कहीं नहीं जा रहा है। आप किसको निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी तो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? तो आप कैसे कह दोगे कि एनोड किरणें केवल प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन बोलेगा अच्छा हम भी यहीं बैठे हुए, हमारा नाम कहाँ चला गया? मान लो कि आपके 2 दोस्त हैं, एक प्रोटॉन कुर्सी पे बैठा है, दूसरे कुर्सी पर न्यूट्रॉन बैठा है, और आप केवल बता रहे हो यहाँ पर प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन बोलेगा कि हम मर गए हैं क्या? भूत हमको तुमको दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे क्या? हम भी तो यहीं पर बैठे हैं। तो केवल और केवल एक स्थिति बनती है जब हाइड्रोजन गैस स्थिति होगी, जब अंदर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तब उस कंडीशन में कहेंगे कि ये प्रोटॉन है। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको प्रोटॉन कब कहेंगे? जब हाइड्रोजन H आयन होगा, मतलब यहां हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, केवल और केवल हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसको प्रोटॉन हम कह सकते हैं। अदरवाइज कोई अधिकार आपका नहीं बनता है कि आप इस न्यूट्रॉन को जलील करें, इस न्यूट्रॉन का अपमान करें। क्योंकि कोई और भी गैस उठा के देखिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, प्रोटॉन का खाली वाहवाही कीजिए, न्यूट्रॉन क्रांति कर दे, कहेगा हम भी यहीं पर हैं, हमारा तुम भूल गए नाम। तो इसीलिए ये सारी चीजें मैंने एनोड किरण आपको क्लियर कर दिया, कैथोड भी क्लियर कर दिया, ये सारा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया। और आगे हम अब जानेंगे कि इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया है।